सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझो कि स्टैंडर्ड कैसे चीज़ों को निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड चीज़ों को निकालने के लिए अगर आप डेविएशन कैलकुलेट करते हो, सपोज दैट डेविएशन कैलकुलेट करते हो और इस डेविएशन का आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। इस डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेता हूं तो ये मेरी जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी हम अपने डेविएशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप है कि जो हमको फाइंड आउट हुआ है उसका हमको स्क्वायर करना होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हमको अंडर रूट करना होगा। तो अंडर रूट करने पर देखो ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट कर दिए तो यानी स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाता और जो जो वैल्यू हमको बचती है वो वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड के रूप में आ जाती है। तो इसलिए इस डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जाना जाता है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन एंड मोड डेविएशन यानी जो आपके तीन प्रकार के विचलन थे, माध्य विचलन, माध्यिका विचलन, बहुलक विचलन, ये विचलन तो थे बट ये मानकीकृत नहीं थे, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से हम मानकीकृत फार्मूलों का प्रयोग करें और इन मानकीकृत फार्मूलों के आधार पर हम डेविएशन को कैलकुलेट कर सकें। चलिए, डेविएशन निकालने का जो फार्मूला होता है, डेविएशन निकालने का फार्मूला हमें यह बताता है कि अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है तो स्टैंडर्ड डेविएशन या आपका सिग्मा निकाला जाता है और उसके लिए अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन निकाला जाता है माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपके साधारण श्रेणी का फार्मूला है। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू देखो यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म पे है, यही देखो स्टैंडर्ड है और ये देखो आपका अंडर रूट है, ये यहाँ पर x बार का आपका स्क्वायर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। वहीं अगर आपके पास श्रेणी डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट आपका सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बन जाता है डिस्क्रीट सीरीज यानी विच्छिन्न श्रेणी के लिए, विच्छिन्न श्रेणी के लिए तथा अविच्छिन्न श्रेणी के लिए, ठीक है। तो इन दोनों श्रेणी के लिए आपको जो मानक विचलन निकालना है इस फार्मूले के माध्यम से आप मानक विचलन की गणना कर सकते हैं। चलिए, तो मैं साधारण श्रेणी के साथ काम करूंगा, मानक विचलन निकाल के दिखाऊंगा और उसके साथ ही साथ डिस्क्रीट तथा कॉन्टिन्यूअस सीरीज के साथ भी ये मैं फार्मूला इंप्लीमेंट करके आपके साथ दिखाऊंगा। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इज गिवन कि x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब इसमें प्रमाप विचलन या और प्रमाप विचलन के साथ गुणांक यानी कोफिशिएंट भी निकालना है। तो साइज है x का दिया है कि वैल्यू है 40 नंबर, आपका है 95 नंबर, आपका है 70 नंबर, 100 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर, 110 नंबर एंड 65 नंबर। ये मेरे पास x की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। x की वैल्यूज गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपके पास x की वैल्यू गिवन है इसको
आप निकाल करके सिग्मा एक्स निकाल सकते हो। इसको जोड़ोगे तो आपको सिग्मा एक्स निकलेगा, और सिग्मा एक्स की वैल्यू आपकी आ जाती है इसको जोड़ने के बाद 650। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एन की वैल्यू कितनी है? 8। तो सिग्मा एक्स और एन के आधार पर आप समांतर माध्य की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो समांतर माध्य हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सिग्मा एक्स है 650 बटे 8 इक्वल टू 81.25। तो ये 81.25 समांतर माध्य की वैल्यू आ जाती है। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ये x है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी x स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे 40 गुणे 40, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1600। ठीक है, 95 गुणे 95, तो आपके पास हो जाएगा 9025। ठीक है, 70 गुणे 70, तो आपके पास हो जाएगा 4900। 100 गुणे 100, तो आपका हो जाएगा 10,000। 80 गुणे 80, तो आपके पास हो जाएगा 6400। इसी प्रकार आपका 90, तो 8100। 110 तो आपका हो जाएगा 12100, एंड 65 का आपके पास हो जाएगा 4225। अब इसको जोड़ते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 56 आपके पास 350। तो मुझे क्या मिल जाता है यहाँ पर? सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल जाता है। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला गिवन है, उस स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट, आपके पास एक ब्रैकेट में है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। चलिए इस फार्मूले में वैल्यूज को रखते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये निकाली है 56,350। 56,350 बटे एन की वैल्यू कितनी है? 8, माइनस ये सिग्मा एक्स की वैल्यू 650 मैंने निकाली थी, 650 बटे 8 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में हो जाएगा, पूरा अंडर रूट में रहेगा। इसको हमने जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद 8 से डिवाइड करने के बाद 70 आपके पास 43.75 आ जाता, माइनस इसको वही है समांतर माध्य यानी 81 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो 81 का होल स्क्वायर निकालने के बाद हमको मिलता है 6602.56। तो ये होगा। अब इसको इस पे से माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बचती है? माइनस करने के बाद रूट जब निकालते हैं तो माइनस और रूट निकालने के बाद मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू निकल करके आती है वो 21.00 निकल करके आती है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि सर हमने समांतर माध्य क्यों कैलकुलेट किया था? तो समांतर माध्य इसलिए कैलकुलेट किया था कि अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो, यानी आपका क्या हो जाए कि अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यानी एसडी का गुणांक निकालना है। तो एसडी का गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो अभी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको समांतर माध्य से डिवाइड कर दीजिए। तो 21 बटे आपका हो जाएगा 81.25, और ये आपके पास हो जाएगा 0.25। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का गुणांक निकल करके आ जाता है, और जिसकी वैल्यू इकाई से कम है। तो इस तरह हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो ये आपका साधारण श्रेणी के अंतर्गत
कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है तथा कैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, इसकी हमने इस स्लाइड में चर्चा की है। तो हमारा है विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत मानक विचलन की गणना करना। विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझे x की वैल्यू दी है यहाँ पर, और ये आपके पास f की वैल्यू गिवन है। ये आपका है 5, तो ये आपका हो जाता है 2। ये है 10, तो ये हो जाता है 4। ये है 15, तो 5। ये है 20, तो ये हो जाता है 10। ये हो जाता है 25, तो ये हो जाता है 7। ये है 30, तो ये हो जाता है 3। ये आपका हो जाता है 35, तो ये हो जाता है आपका 1। ये मेरे पास एक विच्छिन्न श्रेणी का डेटा दिया हुआ है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसमें निकालना है मुझे पहली चीज स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ एसडी निकालनी है। ठीक है, जो आपके मानक विचलन है उसका गुणांक की भी गणना करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आपको क्या करिएगा कि आप समांतर माध्य पे फोकस करिए, समांतर माध्य वाली प्रक्रिया को आप अपनाइए। ठीक है, तो समांतर माध्य वाली जो प्रक्रिया मुझे बताई जाती है या हम लोग करते हैं, तो समांतर माध्य की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले f इंटू एक्स की टेबल जनरेट करते हैं। ठीक है, f इंटू एक्स की टेबल यानी 5 दूनी 10 हो जाता है, और 10 चौको 40 हो जाता है, 15 पचे 75 हो जाता है, आपका 20 दूनी 200 हो जाता है, और 25 सत्ते आपका 175 हो जाता है, 3 त्रिक्का 9 हो जाता है, और 35 एकम 35 हो जाता है। इनको हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी 625। अब n की वैल्यू इसको जोड़ लो, तो n इक्वल टू कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। तो n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 32। अब हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। तो समांतर माध्य की गणना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे समांतर माध्य चाहिए होगा, तो इसलिए मुझे कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए समांतर माध्य की गणना करनी होती है, इसलिए मैं इसकी गणना करूंगा। तो सबसे पहले समांतर माध्य कैसे निकलता है, x बार इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन n। सिग्मा f इंटू एक्स का मान है 625 बटे n का मान है 32। तो ये वैल्यू जो आपकी आ जाती है वो 19.53 आ जाती है। तो ये समांतर माध्य है। अब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्डाइज वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्डाइज वैल्यू क्या निकालनी है, फार्मूला हरदम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त साइड में फार्मूला लिख लिया जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है एस डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूला है। तो देखो, सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू तो ये है, यहाँ पर ये वैल्यू रखी जा सकती, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती, बट मुझे अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू क्या बताती है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बताती है, यानी मुझे इसमें क्या करना होगा, एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, एफ एक्स स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, यहां पर गड़बड़ी ये क्या करते हैं, इस वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं। यहां पर मैं बताऊं सबसे ज्यादा गड़बड़ी मुझे मिली है। ठीक है, जबकि हमको करना क्या है, x का स्क्वायर करना है
और f के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों को ये लगता है कि इसको 10 दाम 100 लिख देंगे तो f(x²) हो जाएगा। नहीं, वो आप जो मतलब समझ रहे हैं वो ये मतलब है, और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया गया है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि x² पहले निकालिए और फिर f से मल्टीप्लाई करके उसकी टेबल जनरेट करना है। तो देखो x² ये है 5×5 = 25, 25 दूना 50, तो यहाँ पे मुझे 50 लिखना है, ना कि 100 लिखना है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम मैंने देखा मोस्टली बच्चों के साथ गलती हो जाती है। अब जैसे x² है तो 10 का 100 हो जाएगा, x² की वैल्यू 100 हो जाएगी, और 100 का 4 में गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो इसमें क्या हो जाता है कि 15 का 15 में मल्टीप्लाई और फिर 5 से गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 11 आपका 25 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 20 का 20 में तो 400 हो जाएगा, और 400 में 10 का गुणा होगा तो 4000 हो जाएगा। हमने देखी, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ये देखिए 4000 हो जाता है। अब हम जब और आगे बढ़ते हैं तो 25 में 25 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 7 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x² इंटू f करना है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 4375, फिर 3 3 जा 900 इंटू 3 तो 2700, फिर 35 का 35 में मल्टीप्लिकेशन इंटू 1 तो आपका हो जाएगा 1227। तो इस तरह हमको ये टेबल जनरेट करने में बात बहुत इंपॉर्टेंट है एंड केयरफुली है कि मुझे x² की वैल्यू निकालनी है और उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें f की वैल्यू को स्क्वायर नहीं करना, ये याद रखना। चलो इसको जोड़ लो, तो सिग्मा f इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 13,875 हो गया। चलो वैल्यू यहाँ रख दो, तो सिग्मा f(x²) तो यही आपकी वैल्यू है 13,875 बटे n, n का मतलब होता है 32 माइनस सिग्मा fx अपॉन n, तो कितना हो जाएगा 625 बटे 32 का होल स्क्वायर, और इस सब का अंडर रूट निकालना है। तो चलिए इसका अंडर रूट निकालते हैं। तो आपके पास अंडर रूट हो जाएगा, इसमें 1/1/32 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब आपके पास कॉमन कोई ज़रूरत नहीं, 1 मिनट है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करने का तरीका सोचता हूँ। ये आपका तो 19 हो जाएगा, तो इसको अंडर रूट अप करके कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन भारी हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और माइनस यहाँ पर देखो ये वैल्यू मैंने 19.53 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा 433.59 माइनस 389 माइनस 0.42, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट 52.17, तो ये हो जाएगा आपका 7.22। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट क्या निकालना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है इसको मीन से भाग दे दो। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ एसडी निकालने के लिए 7.22 को समांतर माध्य से 19.5 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, और वो है यहाँ पर 0.37। इस तरह करके हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका था विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तथा उसका कोफिशिएंट निकालते हैं। ये एक प्रक्रिया मैंने आपके साथ साझा किया करते हैं।
कि कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट जब निकालते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मानक विचलन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन समांतर माध्य। तो मानक विचलन आपका है कितना, 1.15 अपॉन 7.09, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद 0.16, दिस इज द आंसर हो जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमें ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह करके हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, और हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपके कोई प्रश्न हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो ज़रूर पूछिएगा।